आज चैप्टर नंबर 6 की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन टॉपिक किया था। एक दो छोटे टॉपिक रह गए थे डाइजेशन वाले चैप्टर से टॉपिक से। आज उनको कंप्लीट करेंगे और प्लांट में न्यूट्रिशन जो है उस टॉपिक को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आज का करना है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा किस तरह से फूड को इंटेक करता है, उसमें न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और सुनकर याद करें। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी चीज है उसको सुने और सुनकर याद करें। जिस बच्चे की ये हैबिट पड़ जाती है कि चीजों को वो सुनकर याद कर सकता है, वो हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि उसके पास हर चीज के लिए टाइम होता है। तो आप वीडियो को एक बार या दो बार देखें और उसके बाद 99% चीजें आपको लर्न हो जानी चाहिए। इतनी आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होती है। इट इज ओमनिवोरस इन नेचर। इसका ये मतलब ये जो है जो भी चीज इसको मिले, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो या एनिमल से रिलेटेड हो, वो खा सकता है। एक्वेटिक होता है, पूरी तरह से पानी में पाया जाता है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको अमीबा के बारे में बताई। यूनिसेलुलर होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक, और होलोजोइक में भी कौन से वाला, ओमनिवोरस होता है ये, और कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ किंगडम, प्रोटोजोआ किंगडम से बिलोंग करता है। ये सब अमीबा के बारे में बातें हैं। अमीबा अपना फूड किस तरह से इनटेक करता है। 5 स्टेप होते हैं अमीबा में जिससे वो न्यूट्रिशन जो है वो करता है। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, फूड को जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना। थर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। फोर्थ, एसिमिलेशन ऑफ फूड, जो फूड एब्जॉर्ब किया हुआ है उसको यूटिलाइज करना। और लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें भी न्यूट्रिशन के यही 5 स्टेप होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन और ये सब जो प्रोसेस हैं उसको कैरी आउट करवाने के लिए बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, उन सभी सेल्स की मदद से हम खाने को पहले अंदर लेके जाते हैं, इंजेशन, डाइजेस्ट करवाते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, इजेशन करते हैं। मतलब पूरी की पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अमीबा में भी यही 5 प्रोसेस होती हैं, लेकिन एक ही सेल ये सारे काम करती है। उसमें भी यही 5 स्टेप होंगे न्यूट्रिशन के, और सारे के सारे एक ही सेल करेगी, सिंगल सेल करेगी। ठीक है, तो यही 5 स्टेप्स जो है इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से अमीबा अपना फूड इनटेक करता है। अमीबा की शेप इररेगुलर होती है और इसमें फॉल्स फीट होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। पोडिया मतलब पैर, सूडो मीन्स नकली। सूडोपोडिया होते हैं, और जैसे ही फूड इसके पास आता है ये सूडोपोडिया उस फूड को एंगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे। इसकी बॉडी में फूड वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। उस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम बनेंगे जो कि फूड को डाइजेस्ट करवाएंगे, और बाद में वो फूड एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद डिफरेंट सेल के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होगा, ताकि अमीबा के डिफरेंट पार्ट्स उस फूड को यूटिलाइज कर सकें। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा, जिसको हम इजेशन कहेंगे। यहाँ पर बोर्ड पे सभी बच्चे डायग्राम देखेंगे और उनको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से अमीबा में फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें होती हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है 5 स्टेप करेंगे ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये अमीबा है, इरेगुलर शेप होता है, यूनिसेलुलर है, वाटर में पाया जाता है। ये इसकी न्यूक्लियस है। ये सूडोपोडिया है, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। फॉल्स फीट, ये एक फूड है, फूड पार्टिकल है जो कि अमीबा के पास आया है। अमीबा किस तरह जो है इस फूड पार्टिकल को
अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा वो अब आप देखेंगे। यहाँ पर ये अमीबा है। जैसे ही ये फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा, इसके सूडोपोडिया अपनी शेप चेंज कर लेंगे और इस फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लेंगे। आप साफ देख रहे हो कि सूडोपोडिया ने क्या कर लिया, इस फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लिया, घेर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो धीरे धीरे करके सूडोपोडिया इस पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेते जाएंगे। ये पास आते जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये इस तरह से अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाएगा। आप साफ देख रहे हो कि अब ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया। इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहेंगे। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा। अमीबा जो है इंजेक्शन से फूड को अंदर लेकर जा रहा है। अब इसमें फूड वैक्यूल डेवलप हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फूड वैक्यूल कहेंगे। फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होगा। ये एक तरह का टेम्परेरी स्टमक बन जाएगा। इस तरह इसमें जिस तरह हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, वैसे ही इसमें जो फूड वैक्यूल्स हैं उसमें एंजाइम्स बनेंगे जो कि इस फूड पार्टिकल को क्या करवाएंगे, डाइजेस्ट करवाएंगे। अब इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन होगा। डाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता है क्या? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होगा? फूड वैक्यूल के अंदर। इसके अंदर जो है एक तरह से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे जो कि फूड को डाइजेस्ट करवाएंगे। इसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो है वो अमीबा की बॉडी में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा। अमीबा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचेगा और वो इसको यूटिलाइज करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन मींस यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा की डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुंचेगा और वो उनको यूज करेंगे। जैसे जो भी उसकी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड हैं उनका यूज होगा टू फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के काम आएंगे एमिनो एसिड और बाद में इन्हीं प्रोटीन से इसकी मेम्ब्रेन्स बनेंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें बनेंगी। इसी तरह से ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और वहां पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इस सारी की सारी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। वो प्रोसेस जिससे डाइजेस्टेड फूड का यूज होता है, सेल्स के डिफरेंट पार्ट उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुंच चुका। अब इस फूड वैक्यूल में क्या बचा हुआ है? सिर्फ वेस्ट मटेरियल। अब जो फूड वैक्यूल है ये इस तरह से अमीबा है। ये फूड वैक्यूल जो है मूव करता करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये मैं यहाँ पे फूड वैक्यूल बना रहा हूं इस तरह से। इस फूड वैक्यूल के अंदर अब ये जो भरा हुआ है ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। जैसे ही ये फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और ध्यान से देखना ये इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा और ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी के बाहर चला जाएगा। आप साफ देख रहे हो कि अमीबा की शेप अब चेंज हो जाएगी, इस तरह की बन जाएगी। इस तरह से इसने अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पा लिया। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप हुए। इंजेशन which take place with the help of
सूडोपोडिया, डाइजेशन विच अकर इन फूड वैक्यूल, एब्जॉर्प्शन जिसमें डाइजेस्टेड फूड फूड वैक्यूल से डिफ्यूज होकर कहां तक पहुंचा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुंचा। एसिमिलेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। और फिफ्थ स्टेप इजेशन, जिसमें फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो आया कांटेक्ट में और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल गया। अमीबा जिस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन करता है उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, बाय विच प्रोसेस अमीबा टेक्स इट्स फूड, द प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब निगलना होता है, इट इज आल्सो नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो इस तरह से आपने देखा कि अमीबा जो है चाहे यूनिसेलुलर है लेकिन उसमें भी वही पांचों के पांचों स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो इस तरह से अमीबा में ये जो है पांचों स्टेप न्यूट्रिशन के कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हाउ डज द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है। फूड हमने खा लिया, इनटेक कर लिया, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया फूड का कंप्लीट, स्टार्च ब्रेक डाउन हो गया शुगर में, जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो गए एमिनो एसिड में, फैट ब्रेक डाउन हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है। वेयर डज डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड? द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी मिडल वाले पार्ट में जिसका नाम है जेजुनम। ध्यान रखना ये नाम एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये आपका याद करना ऑप्शनल है। अगर आपसे ये पूछा जाता है वन वर्ड में कि वेयर डज डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब, आप सिर्फ ये लिखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बच्चे और ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं वो लिख सकते हैं जेजुनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल वाला पार्ट है जिसकी लंबाई 5 मीटर होती है। पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। क्या नाम बताया मैंने? विलाई। ध्यान रखना विलाई एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर है विलस, VILLOUS। ठीक है, तो बहुत सारे विलस के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? विलाई। विलाई होती हैं बहुत सारी और ये पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और ये सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पूरी 5 मीटर की लेंथ है उनमें लाखों विलाई होती हैं। जैसे जैसे डाइजेस्टेड फूड इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है लिक्विड स्टेट में, वैसे वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो विलाई प्रेजेंट है ये उस डाइजेस्टेड फूड में से यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करती जाएंगी, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, जो भी काम की चीजें हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई एब्जॉर्ब करती जाएंगी। और जब लास्ट वाले पार्ट में ये फूड पहुंचेगा, इलियम वाले पार्ट में पहुंचेगा, तब इसके अंदर कोई भी काम की चीज नहीं बची होगी, सारी की सारी यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब कर ली होंगी विलाई में। ठीक है, तो इस तरह से विलाई जो है वो प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जिससे डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्ब होने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मोर एंड मोर डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एक फंक्शन है कि किस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। अब इसको हम डायग्राम से यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे किस तरह से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा। ये मैं यहाँ पर बोर्ड पर स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट बना रहा हूँ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे विलाई, इस तरह से। ध्यान से देखो, अब ये जो विलाई है क्या काम है इनका? यहां से डाइजेस्टेड फूड आया, लिक्विड स्टेट में फूड आया, ठीक है। अब इस फूड के अंदर कुछ यूजफुल चीजें हैं
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अनवांटेड है। विलाई, ध्यान से देखिए आप, विलाई के होने से फूड के एब्जॉर्ब होने का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। विलाई यहाँ प्रेजेंट है, विलाई के होने से क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड आएगा और इस तरह से ये सारी की सारी विलाई का ये सारा एरिया इस डाइजेस्टेड फूड में से यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करते जाएंगी। जो भी यूजफुल चीजें हैं वो विलाई ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। इस तरह से फूड आगे चला, जो भी यूजफुल चीजें थी वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, विलाई ने उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर फूड आगे गया, फिर यहाँ पे यूजफुल थिंग्स एब्जॉर्ब हो गई। इस तरह से जो लाखों विलाई हैं वो इन सारी की सारी यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करती जाएगी। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है काफी लंबी होती है और ये जो विलाई है जगह जगह प्रेजेंट होंगी और सारे के सारे जो है डाइजेस्टेड फूड में से यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करती जाएंगी। ये काम किसका है, विलाई का है। और लास्ट पार्ट तक आते आते फूड के अंदर सिर्फ क्या बचा होगा, वेस्ट मटेरियल बचा होगा, जो कि कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका काम होता है सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो इस तरह से विलाई ने एक तरह से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर आपसे ये पूछे कोई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, तो विलाई का फंक्शन है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर विलाई नहीं होती तो क्या होता, अगर विलाई नहीं होती तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, ध्यान से देखना, सिर्फ इतने वाला पार्ट, इतना सा पार्ट ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता। लेकिन विलाई के होने से क्या है, ये सारा का सारा एरिया फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि इसके कंपैरिजन में 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। मतलब बहुत ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर विलाई नहीं होती तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई नहीं होती तो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम सिर्फ कौन करता, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स करती। लेकिन विलाई के होने से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ये विलाई है, अब मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब होता जाएगा। ठीक है, यही मैंने बताया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गेट इंक्रीज्ड एंड मोर डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट इसमें एसिमिलेशन ऑफ फूड है। अब सारा का सारा फूड किसके पास है, विलाई के पास। लेकिन हमें फूड का यूज जो है वो विलाई को तो करना नहीं, इस फूड को तो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना है, और उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये सारा का सारा जो डाइजेस्टेड फूड है ये विलाई से और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे जाएगा, सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां पर, विलाई में। लेकिन हमें तो इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजना है, इस फूड को ब्रेन में भी भेजना है, स्टमक में भी भेजना है, लीवर में भी भेजना है, किडनी में भी भेजना है। तो ये फूड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाएगा, इसका सबसे आसान तरीका होता है कि जो विलाई है इसके चारों तरफ बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती है। विलाई ने जो भी फूड एब्जॉर्ब कर रखा है वो जो है यहाँ से विलाई से डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाएगा, इन ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें चला जाएगा। और ये ब्लड जो है इस सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, जिस बॉडी पार्ट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको हम एसिमिलेशन कहेंगे। एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द वेरियस न्यूट्रिएंट फ्रॉम विलाई आर डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे थ्रू द ब्लड। These digested nutrients या these nutrients get transported to various body parts। इस तरह से विलाई से सारा का सारा सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, जिसको हम एसिमिलेशन ऑफ फूड कहते हैं। इस तरह से फूड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, वो बॉडी पार्ट्स उस फूड को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इस तरह से हमने फूड का एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन पढ़ा। ठीक है,
और इसमें जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम है वो विलाई करेंगी, और उसके बाद जो ब्लड है वो विलाई से सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उस फूड को यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह से डाइजेशन वाला टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम करेंगे वो प्लांट से रिलेटेड है। हाउ डज न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड अपने आप बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उन्हें कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है वहां से मिलेगी। दूसरा जो रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए वो है सनलाइट, सन से मिलेगी वो। थर्ड जो चाहिए वाटर, वाटर उन्हें कहां से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, और रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। और चौथी जो चीज उन्हें चाहिए वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स के भी कौन से पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इट इज नोन एज क्लोरोफिल। और इन्हीं चार रॉ मटेरियल की वजह से प्लांट अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस में 3 बेसिक इवेंट होते हैं। इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जैसे ही प्लांट को धूप में रखा जाएगा उसकी लीव्स के ऊपर जो है सनलाइट गिरेगी और लीव्स एकदम एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा जो स्टेप होगा वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो लीफ के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके ब्रेक डाउन होने से 2 चीजें बनेंगी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए वेस्ट है, प्लांट इसको लूज कर देते हैं। ठीक है। बची कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ये नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। तो इस तरह से हमने 2 इवेंट्स पढ़े जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये हमेशा पहला स्टेप होगा, ध्यान रखना सभी बच्चे। हमेशा फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और दूसरा जो स्टेप है वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन हो जाना हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। साथ ही साथ इसमें एक और स्टेप होगा वो है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सन की सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा रिडक्शन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी और उसके रिडक्शन के बाद ग्लूकोज बनेगा। प्लांट अपना फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। तो ये 3 बेसिक इवेंट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट आर द 3 बेसिक इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसमें पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप, इसमें 2 पार्ट आएंगे, पहला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और दूसरा क्या आएगा, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और जो थर्ड स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। प्लांट ने अपना फूड बना लिया ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है। और उसके बाद जो है ये फूड प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट अपना फूड बनाएंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि इन विच फॉर्म प्लांट एंड एनिमल स्टोर देयर फूड। प्लांट में फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल्स में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन अंडर द स्किन एंड इन लीवर। ठीक है, ध्यान रखना, एनिमल में फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लीवर के ऊपर स्टोर होता है, ये इमरजेंसी यूज के लिए। तो इस तरह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो है जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और डार्क रिएक्शन वो है जो सनलाइट के एब्सेंस में होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या क्या चीजें हुई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो पहले 2 स्टेप हैं वो लाइट की प्रेजेंस में हुए हैं और लाइट की एब्सेंस में यानी जो डार्क रिएक्शन है वो क्या है,
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ये जो प्रोसेस है ये लाइट के एब्सेंस में होता है। तो इस तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसी को हम अब यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे कि क्या क्या बेसिक इवेंट्स हैं। बेसिक इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सभी बच्चे साथ के साथ लर्न भी करते जाएंगे, इसलिए अपनी कंसंट्रेशन 100% बना के रखें ताकि आपको चीजें सुनकर ही याद हो जाए। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का ब्रेक डाउन होना, ये वाटर है H2O, लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ध्यान रखना ये वाला वाटर, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, इसके अलावा और भी जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं कि इसमें ADP बनता है, NADPH2 बनता है, वो आपको लर्न नहीं रखना है। सिर्फ NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन को प्लांट लूज कर देंगे, ये उनके लिए वेस्ट है। ये हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में काम आएगी। ठीक है, तो ए पार्ट था इसका। बी पार्ट साथ साथ इसका हुआ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और थर्ड जो स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन की डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो CO2 है, ये जो हाइड्रोजन निकली है उसको गेन करेगी और क्या बना देगी? ग्लूकोज C6H12O6। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज बनेगा। ये जो रिएक्शन है थर्ड वाली, ये लाइट की एब्सेंस में होती है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये दोनों रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, दे आर नोन एज लाइट रिएक्शन। तो इस तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ये तीनों बेसिक इवेंट आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद करके रखेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो डेजर्ट प्लांट है उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रात के समय होती है। ठीक है, उनमें दिन के समय नहीं होगी। दिन के समय वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं करते, उनके स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपने दिन के समय स्टोमेटा खोल लिए तो उनका सारा वाटर लूज हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक इवेंट थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टॉपिक इसमें रह गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक करवाएंगे। और सभी बच्चे जो है, मैं एक बार फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि बायोलॉजी का टॉपिक बिल्कुल साथ के साथ लर्न करेंगे। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और कोशिश करें सिर्फ सुनकर ही याद रखने की। ठीक है, और 2 स्टेप ध्यान रखें। एक बार वीडियो देखी आपने, उसके बाद नोट्स या NCERT बुक पढ़ी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको 90% चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं, चीज़ों को रिकॉल करेंगे, दिमाग में चीज़ें आपके बिल्कुल फीड होती जाएंगी। अब आपको ये मानना है कि आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, जो भी चीज़ें आपने सुन ली वो अब आपको लर्न होनी चाहिए। इतनी कैपेसिटी आप सबके दिमाग के अंदर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है वीडियो पे जो भी उनको कमेंट्स हैं वो कमेंट्स दें, पॉजिटिव कमेंट्स दें, कोई नेगेटिव ना दें, नेगेटिव होते भी नहीं हैं। और एक सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। भी मेरे से एक बच्चे ने कहा था, जो मेरा एक्स स्टूडेंट था, कि सर आप कभी ये नहीं कहते बच्चों को कि वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड वगैरह के साथ। तो आज कह रहा हूँ मैं कि वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब आप सब में से मैक्सिमम बच्चों ने कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया, जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल कंसंट्रेट करें, यही मेरी इच्छा है। ओके, थैंक यू।